जब से मनोरमा जी को बहू की मंशा पता चली तो उनके दिल के टुकड़े हो गए। वह परेशान हो गई। माँ जी, मैं सीमा के यहाँ से 5 मिनट में आ रही हूँ, आप मीनू को खाना खिला दीजिएगा, आरती ने कहा। और सास की सहमति सुने बिना वो गेट खोलकर फ्लैट के बाहर निकल गई। डोर क्लोजर की मदद से ऑटोमेटिक दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। सीमा आरती की सगी छोटी बहन थी, जो इसी बिल्डिंग में 2 फ्लोर नीचे रहती थी। दोनों के पति मुंबई के एक ही कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे। नौकरी के सिलसिले में दोनों का रोज का मिलना होता था। साथ काम करते करते उनमें दोस्ती हो गई थी और एक ही जाति के होने के कारण और इतनी अच्छी पोस्ट पर था, जिसके चलते आरती के पति साहिल ने रमेश के साथ सीमा की शादी करवा दी थी। दोनों दोस्त साढ़ू बन गए थे। रमेश पहले कहीं पेन गेस्ट की तरह रहता था। शादी के बाद रमेश को भी इसी बिल्डिंग में एक फ्लैट किराए पर दिलवाया। आरती और सीमा भी वर्किंग वुमेन थी। दोनों बहनें अलग अलग स्कूल में शिक्षिका थी। साहिल ने अपना फ्लैट खरीद लिया था। मनोरमा जी सहज भाव से 3 साल की पोती मीनू को चम्मच से दाल चावल खिला रही थी और मीनू आरती के मोबाइल पर कोई गेम खेल रही थी। एक मिर्ची का टुकड़ा मुंह में आने के कारण मीनू बिलक गई और उसके हाथ से मोबाइल छूटकर गिर गया। मनोरमा जी मोबाइल को बड़ी मुश्किल से लपक के पकड़ लिया। कई बार हाथ से छूटते छूटते बचा। इसी कारण बार बार स्क्रीन पर उंगलियों के स्पर्श के कारण मोबाइल का ऑटोमेटिक रिकॉर्डिंग कॉल का प्ले बटन सिस्टम ऑन हो गया। वातावरण में पिछला कॉल रिकॉर्ड बजने लगा। वार्तालाप आरती और सीमा के बीच का था। दीदी गुड मॉर्निंग। आरती वेरी गुड मॉर्निंग। स्ट्रिप्स से चेक कर ली हूँ, पॉजिटिव है। नाइस, कंग्रेचुलेशंस। मजाक मत करो, यहाँ सुबह से ही सोच सोच कर हालत ख़राब है कि कैसे होगा क्या होगा। अरे प्यारी बहना, यह सभी औरतों के साथ होता है। औरत को माँ बनना ही पड़ता है। मैं भी बनी कि नहीं? रमेश को बताया? हाँ। क्या बोला? वो बहुत खुश हुआ। मुझे तो इतनी ज़ोर से आलिंगन में भर लिया कि मेरी हड्डियाँ कड़कड़ा गईं। फिर प्रॉब्लम क्या है? एक हो तो बताऊं। स्कूल भी जाना है, घर के काम करने हैं, कैसे मैनेज होगा? ससुराल से किसी को बुला लो ना। सीमा ने कहा, दीदी हर कोई तुम्हारी तरह खुशकिस्मत नहीं होगा। तुम्हारा क्या है, मेड जैसी सास मिल गई है, 2 रोटियां खाती है, बदले में बच्चे को भी संभालती हैं और घर का पूरा काम भी संभालती हैं, और तुम उन्हें सैलरी क्या दोगी? वही तुम लोगों को पेंशन के पैसे देती हैं। अरे जब माँ जी दिल्ली जाती हैं तब मुझे भी तो मैनेज करना होता है। तब या तुम स्कूल छोड़ती हो या जीजा जी घर में बैठते हैं या मीनू को केयर टेकर के पास छोड़कर जाती हो। बात तो तुम्हारी सही है, पर मैं भी क्या करूं? दोनों भाइयों में यह तय हुआ है कि माँ जी 6 महीने मेरे पास रहेंगी और 6 महीने जेठ जी के पास। जेठानी भी जॉब करती हैं, उनके भी बच्चे छोटे छोटे हैं। मुंबई की तरह दिल्ली में भी काम वाली की दिक्कत रहती है। मैं तो माँ जी को वहाँ भेजना भी नहीं चाहती थी, पर जेठ जेठानी ही नहीं मानते। ऊपर से माँ जी का भी दिल्ली में ज़्यादा मन लगता था। दीदी तुम तो अपना ही रोना लेकर बैठी हो। मुझे बताओ मैं क्या करूँ? मैं मीनू का खाना ठंडा कर रही हूँ, 10 मिनट लगेंगे, फिर तुम्हारे पास आती हूँ। वही बातें करते ही रिकॉर्डिंग समाप्त हो चुकी थी। अब मोबाइल खामोश था, पर मनोरमा जी का मन अशांत था। 5 मिनट पहले तक वह विधवा होने के बावजूद खुद को बदनसीब नहीं समझती थी,
पति 62 साल की उम्र में हार्ट अटैक से जब दुनिया से चले गए थे, तब जिम्मेदारी के नाम पर उन्होंने किसी के करने के लिए कुछ नहीं छोड़ा था। मौत भी ऐसे हुई जैसे अभी भी जिंदा हों। पति सरकारी नौकरी के पद से रिटायर हुए थे। जब तक नौकरी किया तब तक अच्छा वेतन और सुविधा मिलती रही। रिटायरमेंट के बाद अच्छा खासा पेंशन मिलता है। पति की मृत्यु के पश्चात मनोरमा जी को पेंशन मिलता था। पेंशन इतनी मिलती थी कि उन्हें अकेले रहने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। उनके 2 बेटे और 1 बेटी थी। बेटी डॉक्टर थी। आलीशान मकान था। बड़े बेटे ने कहा कि पापा, रिटायरमेंट के बाद अब आपका लखनऊ में रहना ज़रूरी नहीं है, अब आप मेरे साथ दिल्ली में रहिए। तो छोटे बेटे ने जिद की कि नहीं पापा, आप मेरे साथ मुंबई में रहेंगे। कितनी अच्छा लगा था उस दिन पर पति समझाते हुए बोले, जब तक हमारी जोड़ी सलामत है हमें यहीं रहने दो। यहाँ का हर चीज़ अपना लगता है, हर लोग अपने लगते हैं। अजनबी शहर में अजनबी लोगों के बीच अटपटा सा लगेगा। हमें दोनों में जो जिंदा रहेगा तो दोनों भाई चाहे हंस के रख लो या रुलाकर, हमें तुम्हारे साथ ही रहना पड़ेगा। पति समझदार व्यक्ति थे। गहरी से गहरी बात भी बड़ी सहजता से समझा देते थे। एक बार उन्होंने हंसकर कहा कि मैं तुम्हें विधवा बनाकर चला जाऊंगा। तब वह विरोध करती हुई बोली कि लोग औरतों को अखंड सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद देते हैं और आप मुझे। मैं मेरे अनुभव से बोल रहा हूँ मनोरमा। विधवा महिला को घरेलू उपयोगिता होती हैं, घरेलू काम में मदद कर देती हैं, पोते पोतियों को संभालती हैं। स्त्री होने के कारण सहनशीलता भी होती है। वहीं विधुर घर वालों पर बोझ हो जाते हैं। घरेलू काम में मदद क्या करेंगे? घर वालों को उनके खाने पीने का, कपड़े लत्ते का, सोने उठने का ख्याल रखना पड़ता है। सास बहू के काम का बोझ कम करती है, जबकि ससुर बहू का काम बढ़ा देता है। पति को याद कर मनोरमा जी की पलकें भीग गईं। दादी लो नहीं, नन्ही मीनू तुतलाई आवाज़ में बोली। तब मनोरमा जी पल्लू से अपनी आंखें पोंछी, मोबाइल को फिर से गेम मोड पे सेट कर दिया। अब उनका हाथ यंत्र चलित सा चम्मच से मीनू को खाना खिला रहा था, पर दिमाग में तूफान का बवंडर चल रहा था। तो यह उपयोगिता है मेरी। इनके बच्चे पालो, इनके घर में मेड की हैसियत से रहो। इनके घर कोई मित्र आ जाए तो मित्रों के लिए चाय नाश्ता बनाओ। यह कहीं घूमने जाएं तो इनके घर की चौकीदारी करो। मेड और मुझ में क्या फ़र्क है? मेड भी तो वही सब करती है जो मुझसे करवाया जाता है। फ़र्क इतना है, मेड तनख्वाह लेती है, मेड को महीने की पगार दी जाती है। आंटी जी कहते हैं यह लोग मेड पसंद ना आए तो बदली जा सकती है, माँ बदली नहीं जाती। अगर मैं आर्थिक रूप से मजबूत ना होती तो ज़रूर वृद्धाश्रम भेज देते। मनोरमा जी विचारों में डूबी हुई थी कि तभी डोर बेल बजी। उठकर उन्होंने दरवाज़ा खोला तो आरती थी। अगले 1 घंटे में आरती जल्दी जल्दी तैयार हुई और स्कूल जाने के लिए घर से बाहर निकल गई। इस समय सुबह के 9:15 हो रहे थे। आरती की वापसी शाम को 4 बजे तक होती थी। तब तक मीनू और घर उनके हवाले होता था। कल तक मनोरमा जी खुद को इस घर की स्वामिनी समझती थी। आज उन्हें लग रहा था कि वह तो मामूली सी एक मेड हैं। मनोरमा जी पर घर के मालिकों को इतना विश्वास है कि उनकी मर्जी के बिना कोई ताला नहीं लगाया जाता। देखा जाए तो बात कुछ भी नहीं थी,
परिवार के व्यक्ति से परिवार को सहयोग की अपेक्षा रहती ही है। बेटे बहू ने कभी ऊंचे स्वर में बात नहीं की थी। उनकी आवश्यकताओं को पूरा ध्यान रखा। 58 साल की होने पर शरीर में अनेक बीमारियां घर कर लेती हैं। उन तकलीफ़ों का इलाज भी बेटा ही करवाता था। बिजी होने के वजह से बेटा वक्त तो नहीं दे पाता था, पर ऑफिस से लौट के आने के बाद भले ही 1 मिनट के लिए ही सही पर आकर पूछ जाता था कि माँ कैसी हो, तबीयत कैसी है, कोई ज़रूरत तो नहीं। मनोरमा जी इतने में ही खुश हो जाती थी, पर कभी कभी माँ के दिल को चोट भी लगती थी, खास तौर पर तब जब बेटे बहू के मित्र घर पर आते थे। उनका भी मन करता था कि वह नए लोगों से घुले मिले, पर उन्हें उठकर जाना पड़ता था। वह खुद नहीं मिलवाता था। कभी कभी बेटा बाहर चला जाता और कहता कि माँ खाना मत बनाना, हम लोग बाहर खाकर आ रहे हैं और आपके लिए भी खाना ला रहे हैं। कभी किसी मशहूर रेस्टोरेंट का नाम छपे कार्डबोर्ड के डिब्बे में लजीज खाना होता था, तो कभी लंच बॉक्स में घरेलू दावत का खाना। वह मन मसोस कर खाना खा लेती थी, फिर भी मुँह से कोई शिकायत भी नहीं करती थी, पर दिल में एक कसक तो उठ जाती थी कि शरीर ही बूढ़ा हुआ है, ख्वाहिशें कभी बूढ़ी नहीं होती। रेस्टोरेंट में सिर्फ पेट ही नहीं भरा जाता, वहाँ के माहौल को भी एंजॉय किया जाता है। नए नए तौर तरीके सीखे जाते हैं, तो एक चादर भी काफ़ी थी। नए फैशन के कपड़े पहनना क्यों ज़रूरी होता? क्या आधुनिक जीवन जीने के लिए मुझे फिर से जन्म लेना होगा, पुनर्जन्म लेना होगा? इसी जीवन में दकियानूसी विचारों से मुक्ति पानी होगी। घंटों तक इसी सोच में डूबी रही। मनोरमा जी शिक्षित थी, समझदार भी थी, सिर्फ चतुर बुद्धि नहीं थी। उन्होंने स्वयं के बारे में सोचना ही छोड़ दिया था, खुद को परिस्थितियों के अनुकूल बदल लिया था। जब खुद के बारे में सोचना शुरू किया, तब सबसे पहले एक ही वाक्य दिमाग में आया था कि मैं किसी पर निर्भर नहीं हूँ, मैं क्यों किसी की मोहताज रहूँ। पति ने मेरे लिए पुरखों की ज़मीन जायदाद, लखनऊ का घर, बैंक में बैलेंस और सबसे बड़ी चीज़ महिला पेंशन आती है। पैसों की कमी नहीं है। मैं चाहूँ 2 नौकरानी रखकर खुद की सेवा करवा सकती हूँ। मुझे इन बहुओं ने नौकरानी समझ लिया है। मैं इनके लिए खाना बनाऊँ, झाड़ू पोछा वाली ना आए तो झाड़ू पोछा करूँ, इनके बच्चे पालूँ और महीने के आखिरी में हाथ तंग हो तो खर्चे के लिए पैसे दूँ। सही है? वाह भाई वाह, त्याग मैं कर रही हूँ और त्यागी ये लोग कहलाते हैं कि देखो बूढ़ी माँ को कितना प्रेम करते हैं। आक्रोश से भरी माँ ने निर्णय ले लिया कि अब बहुत हुआ, अब किसी के लिए नहीं, खुद के लिए जीना है। दूसरों की इच्छा से नहीं, खुद की इच्छा से। मीनू खेलते खेलते सो गई थी। उन्होंने मीनू के चारों ओर तकिया लगाया ताकि वह लुढ़क कर गिर न जाए, और अपनी अटैची से एक पुरानी सी डायरी निकालकर उसमें दर्ज लखनऊ के कुछ नंबरों पर अपने मोबाइल फ़ोन से बात की। वहाँ से उन्हें जो भी सुनने को मिला, उनके हाथ पैर सुन्न हो गए थे। फिर उन्होंने गांव के रिश्तेदारों को फ़ोन किया। वहाँ की खबर भी अच्छी नहीं थी। पति के मरते ही उनके बेटों ने लखनऊ का मकान बेच दिया था। अगले 2 सालों में गांव की संपत्ति भी बेच दी गई थी। जरूर बैंक अकाउंट भी खाली होगा। अब समझ में आया कि बेटों ने दिल्ली, मुंबई जैसी महंगी जगह पर, वह भी पाश इलाके में, इतना जल्दी इतना बढ़िया मकान कैसे ले लिया।
इतनी महंगी गाड़ी कैसे ले ली। वह जिसे बेटे की तरक्की समझ रही थी वह धोखा था, फरेब था। बेचने से पहले अपनी माँ से पूछना भी जरूरी नहीं समझा। मनोरमा जी ने लखनऊ के एक बैंक में अपने परिचित अधिकारी को फ़ोन किया, अपना परिचय दिया, अकाउंट नंबर बताया और अपने अकाउंट के बारे में पूछा। बैंक के अधिकारी इस तरह की सूचना फ़ोन पर नहीं देते, पर पूर्व परिचित होने का लाभ मिला। मनोरमा जी का अंदाज़ा सही निकला। सारे फिक्स डिपॉजिट मैच्योर होने से पहले तोड़े जा चुके थे। लॉकर में पड़े गहने भी निकाले जा चुके थे। मनोरमा जी को किसी पर कोई भरोसा नहीं था। अंगूठी चैन जो वह पहनी थी, इसके अलावा सिर्फ पेंशन ही उनका सहारा था। यही वो सहारा था जो कोई उनसे छीन नहीं सकता था। उनका भविष्य इसी पर निर्भर था। उनकी दाल रोटी दवाइयों का आसरा था। तभी तो हर कर्मचारी संगठन पुराने पेंशन स्कीम की अनुशंसा करते हैं। इन्हीं हालातों से बचाने के लिए पेंशन की ज़रूरत है। कर्मचारी ने पूरी जवानी इस आश्रय के लिए मेहनत की कि बुढ़ापे में चैन से रहेंगे। सिर्फ पेंशन के भरोसे वह चैन की ज़िंदगी जी सकती थी। मनोरमा जी की आंखें डबडबा गईं। थोड़ी ही देर में सर दर्द से फटने लगा। जी चाहा कि गला फाड़कर रो लें, पर मीनू जाग जाएगी, इस डर से उन्होंने अपनी पीड़ा भी पी लिया। डॉक्टर बिटिया लंदन में रहती थी। इस समय वहाँ रात थी, सोई होगी या हो सकता है नाइट ड्यूटी पर हो। मनोरमा जी ही ने व्हाट्सएप पर मैसेज भेजा, इमरजेंसी, तुरंत बात करो, और वह प्रतीक्षा करने लगी। मनोरमा जी के फ़ोन में अंतर्राष्ट्रीय कॉल की सुविधा नहीं थी, इसलिए जब भी बेटी से बात करनी होती थी वह व्हाट्सएप पर मैसेज भेजती थी। बेटी अपने सुविधा अनुसार कॉल कर लेती थी। आज भी वही हुआ। 5 मिनट के अंदर कॉल आया। मनोरमा जी ने कभी रोते हुए कभी गुस्से में अपनी भड़ास निकाल दी। जब चुप हुई तो बेटी का संक्षिप्त जवाब मिला, मुझे सब मालूम है, पर मेरी मर्जी के खिलाफ मेरे दस्तखत के बिना यह सब संभव है। पापा की डेथ के बाद लखनऊ छोड़ने से पहले आपने मकान किराए पर उठाने के लिए जो कागजात पर साइन किया था, इस समय आपने पावर ऑफ अटॉर्नी अजय भैया के नाम लिख दिया था। बाद में भी आपने कई कागज़ों पर बिना देखे बिना पढ़े साइन किया था। मुझे भी दोनों भाइयों ने अनापत्ति प्रमाण पत्र दिया था, बाकायदा प्रॉपर्टी के पेपर बनवाकर। तुमने भी साइन कर दिया था। क्या करती? तुमने मुझे बताना जरूरी भी नहीं समझा। माँ, जरा सी बात को क्यों इशू बना रही हो? संपत्ति उनकी है। जब वहाँ जाना ही नहीं, आज नहीं उन्हें कल रहना ही नहीं है, जब आज नहीं कल बेचना ही है, तो क्या फ़र्क पड़ता है कि आज बेचे या कल? और दोनों भाइयों ने धन बर्बाद नहीं किया, अपना अपना मकान खरीद लिया और भी प्लाट ले लिया। फ़र्क पड़ता है बेटी, पड़ता है फ़र्क। वक्त से पहले कोई काम नहीं होता। मेरे मरने के बाद मेरी देह को यह बेटे ही जलाएंगे, तब यह अंतिम संस्कार कहलाएगा। आज जला दें तो हत्या कहलाएगी। यह कहकर मनोरमा जी ने फ़ोन काट दिया। रात के 8 बज रहे थे। साहिल घर लौटा तो पता चला कि माँ की तबीयत ठीक नहीं है। न शाम से चाय पी है, न बिस्तर से उठी हैं। रोज़ की तरह साहिल की आदत है, साहिल ऑफिस के कपड़ों में ही माँ के कमरे में आता है। क्या हुआ माँ? माँ का सिर छुआ तो मनोरमा जी बोली, मुझे लखनऊ जाना है। स्वर में संतुलित रखते हुए मनोरमा जी बोली, लखनऊ में क्या रखा है माँ? क्या नहीं है? लखनऊ में मेरा घर है,
वहाँ के बैंक में मेरी एफडी है, पेंशन अकाउंट है, पड़ोसी हैं, मित्र हैं, या मकान और एफडी की तरह सब कुछ खत्म हो गया। मनोरमा जी फट पड़ी। साहिल को जैसे सांप सूंघ गया हो। न जाने कितनी ही देर तक वह शांत सा खड़ा रहा। फिर भाई अजय को दोषी और खुद को निर्दोष सिद्ध करने की कोशिश करने लगा। रहने दे, बहुत से पेपर मुझे तुमने भी साइन करवाए हैं। जाने की हड़बड़ाहट प्रदर्शित करते हुए कि ऑफिस जाने में देर हो रही है, तुम्हें देर ना हो जाए इसलिए बिना पढ़े बिना सोचे विचारे मैंने ये सोचकर साइन कर दिया कि बेटा ही तो साइन करवा रहा है। जब बेटे से ही विश्वासघात मिला हो तो शिकायत किससे करूं? आखिर चाहती क्या हो? तुमसे तो कुछ नहीं, आज आखिरी रात है जो मैं तुम्हारे घर में हूँ, तुम लोगों के साथ हूँ। कल की रात में यहाँ से नहीं रहना चाहती। मैं अजय भैया के पास दिल्ली का टिकट करा देता हूँ। नहीं रहना मुझे, ना मुंबई में ना दिल्ली में। मैं लखनऊ जाऊँगी, वहीं किराए पर मकान लेकर रहूँगी। गांव चली जाऊँगी, कहीं कोई और ना मिला तो ओल्ड एज होम में रहूँगी। पर तुम लोगों के साथ रहना अब मुमकिन नहीं। ज़बरदस्ती करोगे तो बिल्डिंग की छत से कूदकर जान दे दूँगी। कोई ज़बरदस्ती नहीं करेगा। मैं लखनऊ में आपके रहने की व्यवस्था कर दूँगा। पर अभी तो उठो, हाथ मुँह धोकर खाना खा लो। खाना रख दो, जब भूख लगेगी तब खा लूँगी, कहकर मनोरमा जी ने करवट बदलकर मुँह फेर लिया। साहिल थोड़ी देर तक वहाँ खड़ा रहा, फिर अपने कमरे में चला गया। जेब से मोबाइल निकाला और बड़े भाई अजय को सारी बात समझाने लगा। मैं पहले फ़्लाइट से मुंबई आ रहा हूँ। अजय ने फ़ोन काटा और ट्रैवल एजेंसी को फ़ोन करके कहा, अगली सुबह की फ़्लाइट बुक की। साहिल और आरती देर तक दिल्ली और लंदन की बातें करते रहे। भविष्य की योजनाएं बनाई गई थी। देर से सोने के कारण सुबह नींद नहीं खुली थी। किचन में कोई खटपट नहीं, कोई हलचल नहीं, जबकि माँ रोज़ सुबह जाग जाती थी और आरती और साहिल के जागने से पहले किचन का आधे से ज़्यादा काम हो चुका होता था। माँ नाराज़ हैं ये तो वह जानती थी, पर तत्कालीन कारण क्या था वह समझ नहीं पाई थी। बुढ़ापे की वजह सोचकर वह सास के कमरे में पहुंची, लाइट जलाई। पलंग पर नज़र पड़ते ही उसकी चीख निकल गई। मनोरमा जी अपने वादे के मुताबिक इस घर से तो क्या, इस दुनिया को भी सदा के लिए छोड़कर चली गई थी। मन के भाव चेहरे पर साफ नजर आ रहे थे और साइड टेबल पर ढक कर रखा खाना वैसे ही पड़ा था जैसे बीते रात आरती छोड़ गई थी। दोस्तों, अपने माता पिता को इतना भी ना सताओ कि वह इस दुनिया को छोड़कर ही चले जाएं। साहिल और उसके भाई अजय ने अपनी माँ को बिना बताए ही सारी प्रॉपर्टी जायदाद बेच दी, जिससे माँ को सदमा लग गया और माँ इस दुनिया को छोड़कर हमेशा के लिए चली गई। तो दोस्तों, मेरी स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर लिखना और मेरी स्टोरी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।